आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सानेहा मच, धरने का छठा रोज, वजीर आजम का बयान, जलते पर तेल, हुकूमत को चौधरी शुजात का मशवरा, 2 करोड़ 7 लाख अफराद खतरे की घंटी, हुकूमती दावे बेकार, गर्दशी कर्जे 23 खरब 6 अरब हो गए, जिम्मेदार कौन, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, सारिफीन मुश्किलात में क्यों फंस गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वजीर आजम कोयटा क्यों नहीं जा रहे हैं? वजीर आजम की कोयटा रवानगी में कौन से अवामिल हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं? सानहे के मुतासरीन के पास ताजियत के लिए जाने में क्या अमर माने हैं? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो गुज़श्ता 6 दिनों से हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। वजीर आजम कोयटा तो नहीं गए, ताहम आज उन्होंने इन सवालात के जवाब एक तकरीब से खिताब करते हुए दिए हैं। वजीर आजम क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये जो हुआ है मच के अंदर, और जब ये हुआ, जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। जब सारी डिमांड्स भी मान ली हैं और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा और लवाहिकीन के साथ मिलूंगा। इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूं और लवाहिकीन को मिलता। वजीर आजम के इस बयान के बाद सियासी, समाजी और अवामी हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें लिए बैठे हैं, मुतासरीन शिद्दत गम से निढाल हैं, लेकिन वजीर आजम इसे ब्लैकमेलिंग से तशबीह दे रहे हैं। बजाय इसके कि वजीर आजम कोयटा पहुंचकर मुतासरीन की बात सुनते, उनके मुतालबात पर गौर करते, वजीर आजम ने अपना ही मुतालबा उनके सामने रख दिया है। वजीर आजम के इस बयान का जवाब आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कोयटा से कराची दिया है। मरियम नवाज क्या कह रही थी, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अब ये बच्ची जो कह रही है कि जालिमों मेरे बाबा को मारने से पहले, मेरे भाई को मारने से पहले मुझे मार, ये ब्लैकमेलर। इन 2 बच्चियों ने मुझसे एक ही बात, मुझे अपने भाई की तस्वीर दिखाई और कहा देखो ये मेरा भाई है, इसका गला काट। अब ये मुझे बताएं ये ब्लैकमेलर्स हैं? ये जो 2 बच्चियां बैठी हैं, एक का वालिद कत्ल हुआ है और दूसरी का भाई, ये ब्लैकमेलर्स हैं। वजीर आजम ने मुतासरीन के सामने शर्त रखी कि जब तक मैयतों की तदफीन नहीं होती वो कोयटा नहीं जाएंगे। मरियम नवाज ने इस शर्त का जवाब भी दिया है कि मैयतों की तदफीन क्यों नहीं की जा रही। मरियम नवाज के नजदीक मैयतों की तदफीन क्यों नहीं की जा रही, उस शर्त का जवाब वो कैसे दे रही हैं, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। आप ये कहते हैं कि अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊंगा। आप शर्तें लगा रहे हैं उनके साथ। जिन लोगों की तुम चीखो पुकार पर नहीं गए, आहो बका पर नहीं गए, उनके मुर्दे दफनाने के बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो उनको तुम्हारी क्या जरूरत है? जब तुम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ शरीक नहीं हुए तो उसके बाद तुम जितनी दफा मर्जी जाओ, तुम्हारे ना जाने की कोई हैसियत है, ना तुम्हारे जाने को तब कोई मानेगा। सवाल फिर वो ये कि वजीर आजम की कोयटा रवानगी में ताखीर क्यों है, कौन सी वजूहात हैं उनके दौरे में जो रुकावट बन रही हैं। शेख रशीद ने इस बारे में आज बात की है, लेकिन वो भी खास वजाहत नहीं दे सके। शेख रशीद ने इस तमाम तर मामले पर क्या वजाहतें पेश की और उनकी गुफ्तगू से क्या अच्छा लग रहा है कि वजीर आजम कोयटा क्यों नहीं जा रहे हैं, शेख रशीद की वो गुफ्तगू भी आपके सामने रखता है। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो वहाँ जाएं और वो जाने के लिए तैयार हैं, उनकी कोई जाने के लिए रुकावट नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है ताकि एक तफसीली उनसे बातचीत हो सके। अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो तैयार हैं कोयटा जाने के लिए। इमरान खान के जाने की ताखीर की भी एक वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं और बहुत सारी इत्तलात हैं जो आवाम के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं। शेख रशीद अहमद वजीर आजम के दौरे के हवाले से कोई वजाहत तो नहीं दे सके हैं, कोई खातिर खा जवाब तो नहीं था, लेकिन एक वजह आज मरियम नवाज ने भी बताई है। कौम जानना चाहती है कौन सी ऐसी मुसीबत थी, कौन सी ऐसी मसलहत थी जिसने आपको जाने से, मजलूमों के सर पर हाथ रखने से रोके रखा। अगर ये तकाज़ा ताबेदारी है तो कौम ये पूछने में हक बजानिब है कि अवाम की ज़िंदगियों से ज़्यादा आपकी ताबेदारी ज़रूरी है। अगर ये बेहिसी और सफाकी है तो भी कौम को बता दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि मुसीबत की किसी घड़ी में आपकी तरफ नहीं देखना और आप नहीं आएंगे और आप मजलूमों को ब्लैकमेलर्स कह के बुलाएंगे। और अगर ये आपकी तोहम परस्ती है तो वो भी कौम को बता दें। अब मरियम नवाज तवाम परस्ती की बात कर रही हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में इल्मे फल्कियात और रूहानियात जैसी खबरें और कयास आराइयां तो सामने आती रही हैं, लेकिन मरियम नवाज का हालिया बयान इससे बिल्कुल बरक्स है। वो शमशान घाट और मुर्दों के आसपास जिनों और भूतों की मौजूदगी के खदशात की जानिब इशारा कर रही हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि सरासर तवाम परस्ती है। और कोई भी हुक्मरान या संजीदा शहरी तवहमात पर यकीन नहीं रखता है। एक जानिब मुतासरीन वज़ीर आज़म की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी जानिब
वफाकी वज़रा मामले पर सियासत का इल्जाम आयद कर रहे हैं। आज वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी ने साने मच मुतासरीन के लिए तैयार किया गया मुआहिदा ट्विटर पर जारी कर दिया है। अली जैदी ने लिखा कि ये रहे मुतालबात और ये रहा मुआहिदा जो पिछले 2 दिन से तैयार है। उन्होंने कहा कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं चुका सकता, ताहम मुआवजे की रकम काफ़ी बढ़ा दी है। अली जैदी ने सवाल उठाया कि तमाम मुतालबात तो तस्लीम कर लिए गए हैं, इसके बावजूद वो कौन है जो शहदा की लाशों पर सियासत कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इंकशाफ किया कि मैंने ज़ाती तौर पर साने मच के शहदा के अहले खाना से बात की। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन अपने प्यारों की तदफीन चाहते हैं। धरने पर बैठे लोगों के मुतालबात 2 रोज़ पहले ही मंजूर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी ने मजीद कहा कि वक्त के साथ बाकी चीज़ें भी खुलकर सामने आ जाएंगी। मरकज़ी तर्जुमान मजलिस वहादत मुस्लिमीन अल्लामा मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपके वक्त के लिए। हज़रत सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मुतासरीन से मुज़ाकरात के लिए मौके पर जुल्फ़ी बुखारी साहब भी पहुंचे, अली जैदी साहब भी पहुंचे। आज अली जैदी साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बताया कि मुतासरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, एक मुसवदा तैयार कर लिया गया था, लेकिन कुछ बैरूनी हाथ है जो ये चाहते हैं कि तदफीन को वज़ीर-ए-आज़म की आमद से मशरूत किया जाए। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तदफीन को वज़ीर-ए-आज़म की आमद से और वज़ीर-ए-आज़म को बुलाना ये ब्लैकमेलिंग के मुतरादिफ है। क्या कहेंगे? लोग आपको इसलिए बुला रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी बनती है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, अवाम के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने बेहिस इंसान हैं। आज पूरा पाकिस्तान इन मजलूमों के गम में रो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि रात की तारीकी में जिन्हें बांधा जाता है, बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, उनके लाश के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और फिर उन्हें ज़िबा किया जाता है। कोई जानवर को भी इस अंदाज से ज़िबा नहीं करता। आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आप जवाबदेह हैं आवाम के सामने। मकसूद साहब, जिस वक्त ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, मुतालबात मान लिए गए थे, मुसवदा तैयार हो गया था, क्या ये बात दुरुस्त है कि मुतासरीन के साथ जो मामला थे वो तय पा गए थे और वो राजी हो गए थे कि तदफीन कर ली जाए? तो इसमें क्या रुकावट है? अगर मुतालबात सारे मान लिए गए थे तो बहुत ही अच्छा होता कि वजीर आजम साहब आते और आकर इनकी आशोई करते, इनके जख्मों पे मरहम रखते। लेकिन वजीर आजम साहब ने नमक छिड़कना बहुत ज़रूरी समझा और ऐसा घटिया बयान दिया कि जिससे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दिल आज़ारी हुई। मैं समझता हूँ कि ये अवाम की तौहीन है और उनका मनसब इस बात की तकाजा नहीं करता कि वो इस तरह के घटिया बयानात दें। मैं इस हवाले से जो जुल्फ़ी बुखारी ने और जो अली जैदी ने बयान दिया है उस पर भी इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ। आप आए थे, आपने मजलूमों के साथ उनकी बातें सुनी, तो आप अगर मामला तय हैं और ये मुतालबात आपने तस्लीम कर लिए हैं तो किसने आपको रोका है उस पर अमल दरामद से? हम तो इस इंतज़ार में हैं कि वज़ीर आज़म साहब आएँ और आकर इनके दर्द को क्या अब इस मामले पर गौर कर रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट जब आ गया है तो क्या आपकी क़यादत जो मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने जो कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, अब गौर कर रही है कि तदफीन कर दी जाए और उसके बाद वज़ीर आज़म की आमद का इंतज़ार हो? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने इसको अना का मसला क्यों बनाया है, हमें इस बात पे ताज्जुब है। आखिर ये इस मुल्क के शहरी हैं, ये इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ये अपने शहीदों के जनाजे लेकर पाकिस्तान का परचम लेकर बैठे हैं, तो इस वक्त उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको अना का मसला बना दिया कि मैं तदफीन के बाद आऊँगा। अगर आप तदफीन से पहले आ जाते तो कौन सी क़यामत आ जाती? आप तो रियासत मदीना के दावेदार हैं। हमने तो देखा कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जब पहुंची, उन्होंने मजलूमों को गले लगाया, उनके दुख दर्द का मुदावा किया, तो इससे गम हल्का हुआ उनका, उनको एहसास हुआ कि वज़ीर आज़म उनके साथ खड़ी है। हज़रत, आपने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया, वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब आ गया। अब जब जवाब आ गया है तो आपका अगला लाहेमल क्या होगा? देखें, इस वक्त तक तो धरना जारी है। वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल आने के बावजूद ये जो शहदा के वारिस हैं इन्होंने धरना जारी रखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को और जो वफाकी वज़रा हैं उनको 1.5 लाख की तरफ नहीं जाना चाहिए। 1.5 लाख किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। कोई बेहतर हल निकालना चाहिए और अना का मसला बनाने की बजाय अगर वज़ीर आज़म आ जाएं यहाँ पे तो इस मुल्क के वो वज़ीर आज़म हैं, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। मैं समझता हूँ कि वो खुद आकर ऐलान करें कि आपके मुतालबात तस्लीम है। ये क्या बैरूनी मुदाखलत है? देखें कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, ये कभी कहते हैं कि इन शुहदा में मुहाजिर हैं,
भाई मुझे ये बताएं कि मुहाजिर इंसान नहीं है? क्या रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि इस रियासत के अंदर रहते हुए हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें? आखिर ये इंसान कत्ल हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि 25 साल हो गए हमें जनाजे उठाते हुए इस शहर कोयटा में। यहाँ जनाजे उठाकर हमारे बच्चे जवान हो गए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मरकजी तर्जुमान मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा मकसूद हमारे साथ मौजूद थे। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपके सामने 6 दिनों से धरने पर मौजूद अफराद का मुकदमा पेश किया है। उन्होंने बता दिया है कि वो आपकी आमद की क्यों मुंतज़िर है। मीर रियासत, आपने तो कौम को बताया था कि आप एक इस्लामी फलाही रियासत बना कर देंगे, जहां शहरियों के जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत रियासत के जिम्मे होगी। और लोगों की तवक्कुआत आपसे बहुत बढ़ गई थी। उन तवक्कुआत के पीछे आपके कौन से बयानात थे? बयानात की झलक आपके सामने रखता है। अगर एक कौम ने अजीम बनना है तो मदीना की रियासत के उसूलों पे चल जाओ। हम नया पाकिस्तान कहते हैं, नया पाकिस्तान होगा ये फलाई रियासत। जो भी मदीना के रियासत के उसूलों पे चलेगा वो कौम उठ जाएगी। रियासत मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो उन्होंने सारी रियासत का मकसद ही बना दिया। ये प्रायोरिटी है कि अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाए। माई मोटिवेशन अगेन ऑफ द पाकिस्तान आई वांटेड टू सी वाज ऑन द प्रॉफिट और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम The state of Medina, which he created. मदीना के रियासत के जो आज असूल हैं वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क में नहीं है, वो आज मगरबी दुनिया में है। शायद यही वो बयानात है जिसकी वजह से अवाम ये समझती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ वज़ीर आज़म हैं, मुख्तलिफ हुक्मरान हैं, उनका तर्ज़ हुक्मरानी मुख्तलिफ है, इसी वजह से उनकी उम्मीदें वाबस्ता है। अब इस वक्त पूरे मुल्क में धरने जारी हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर बदतरीन ट्रैफिक जैम भी देखा जा रहा है। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त के लिए। डोगर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक ऐसे वक्त में जब सारे कोयटा के मुतासिरीन के आंसू पोंछने, उनके जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है, वज़ीर आज़म की जानिब से ब्लैकमेलिंग का इल्जाम, क्या ये मुतासिरीन के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आप इसको और अल्फाज में या इसका मकसद वज़ीर आज़म का गालिबन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को खुद बहुत दुख है। और कल भी मैं उनके साथ था और कैबिनेट में भी बात हुई और उन्होंने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स को भी भेजा, चीफ मिनिस्टर भी वापस आ गए और शराइत भी तमाम मान ली गई। और वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट में भी ये कहा कि आप इनकी तदफीन कर दें, मैं ज़रूर आऊँगा। और इस सानिया में तो हर शख्स दुखी है। ये बताइए कि गुज़श्ता रोज़ कैबिनेट में क्या बात हुई? वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने क्या मशवरा दिया और दीगर वज़रा का वज़ीर आज़म को क्या मशवरा था? क्या आपने यही मशवरा दिया कि आपको कोयटा नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये तो खैर किसी ने नहीं कहा कि कोयटा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ने तो यही कहा और वज़ीर आज़म साहब खुद भी ये कहा कि सबने पहले इज्तिमाई तौर पर इस पर दुख और गम का इजहार किया और फिर साथ जो दहशतगर्दी जो बाहर से हो रही है उस पर वज़ीर आज़म साहब के पास जो इंफॉर्मेशन थी, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों ने उनको ब्रीफ किया था, उस पर बात हुई कि ये हमारा वो मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं कि जब ये मुल्क तरक्की की तरफ जाता है तो हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो बाहर बैठ कर साजिशें करता है और कभी वो दहशतगर्दी करता है आर्म फोर्सेस पर और कभी शिया सुन्नी का झगड़ा करवाता है और कभी खास टारगेट करता है। डोगर साहब, वो बात ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म के कोयटा ना पहुंचने में सिक्योरिटी क्लियरेंस आड़े आ रही है या कोई और मसला है? नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने फिर ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल जाना है और मैं जरूर जाऊंगा। और कुछ एक दो मिनिस्टर्स ने ये भी कहा कि देखें जी, एक ये प्रेसिडेंट ना बन जाए कि खुदा न खास्ता इस मुल्क में कहीं भी कोई सानिया होता है और फिर लोग सड़कों पर अपनी लाशें रखकर और ये मुतालबा करेंगे कि वज़ीर आज़म आए। तो इस पर भी एक पहलू ये भी था कि तो बड़ा हसास मामला है, तो इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। और नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, जब वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ये ब्लैकमेल कौन कर रहा है इस मामले पर वज़ीर आज़म को? देखिए, वो आप ये देखेंगे कल जो अपोजिशन की तरफ से मरियम नवाज और जब वो लाहौर में थी तो उनकी स्टेटमेंट कुछ और थी, जब वो वहां गई तो उन्होंने स्टेटमेंट फौरन बदल ली, बिलावल साहब ने भी बदल दी। तो ये पॉइंट स्कोरिंग जाकर उन्होंने शोहदा की लाशों पर और एहतजाज पर किए ये पॉइंट नहीं। लेकिन डोगर साहब, वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो के लिए तो ब्लैकमेलिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सारे बच के मुतासरीन के साथ ब्लैकमेलिंग का लफ्ज जोड़ा है। ब्लैकमेलिंग तो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है
उसका ये मकसद नहीं है। उसका मकसद है कि और भी बहुत सारे कुछ ऐसे अनासर हैं जो कल परसों से हरकत में आए हैं, जो चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अमन व अमान को खराब किया जाए, और उनके पीछे कुछ खुफिया हाथ हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं और उनकी तरफ। नहीं तो आप समझते हैं कि वजीर आजम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उससे अबहाम पैदा हुआ है, कंफ्यूजन का शिकार हो गया है और सारे मुतासरीन है इसके, उनके जख्म मजीद गहरे हो गए हैं। आपको लगता है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए इनसेंसिटिव थे और ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे वजीर आजम को? जख्म तो बहुत ही गहरे हैं और वो तो बढ़ते बढ़ते टाइम लगेगा, और इसका हल किसी एक शख्स के पास नहीं है। ये तो इंटरनेशनल एक मूवमेंट है जो चल रही है कि पाकिस्तान को और मुसलमानों को कमजोर किया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म जाएंगे और वज़ीर आज़म ने सिर्फ 4 जाना है। आपको नहीं लगता वज़ीर आज़म को बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए? चले जाएं, इससे पेशतर के मामला मजीद संजीदा हो जाए और मुल्क भर के अंदर धरने जैसे जारी है वो मजीद इंटेंसिटी इख्तियार कर जाए। हाँ, इंटेंसिटी तो इसकी इख्तियार कल से हो रही है, क्योंकि आप समझते हैं कि इस फिरका वाराना फसाद को हवा देने के लिए भारत ने साजिश की, और पीडीएम का बयानिया और भारत का बयानिया एक जैसा ही है, लेकिन इस पर बड़ी जिसको कहते हैं तेजी से गौर खोज हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो उनके 7 मुतालबात थे वो 7 के 7 मान लिए गए हैं, और वो जो 7 इनमें 13 शुहदा में से 6 या 7 अफगानी हैं, उनका भी वापस जाने का इशू था, उसका भी प्रोसीजर बड़ी तेजी से चल रहा है। तो मैं तो नहीं डॉक्टर साहब, मुतालबात तो वो भी कह रहे हैं मान लिए गए हैं, लेकिन मामला सिर्फ वजीर आजम की आमद से मशरूत है। आप जैसे कह रहे हैं कि मजीद कॉन्स्पिरेसीज बढ़ेंगी, भारतीय हाथ में मुलव्विस है, हमसाया मुल्क भी देख रहा होगा, और जितना ज्यादा इसको डिले करेंगे उतना ज्यादा मामला खराब हो जाएगा। मेरा ख्याल है चंद सेकंड्स लगते हैं इरादा करने में कि वजीर आजम वहां पहुंच जाए और ये जो कुछ हो रहा है फौरी तौर पर खाक में मिल जाएगा ये सब कुछ। नहीं, वज़ीर आज़म का तो इरादा है, वो कोयटा जरूर जाएंगे, तो और जाना भी उनको चाहिए और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मैं आपको याद कराना चाहूँ कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी दौर में ये हुआ था और खुद इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ वहां पर पहुंचे थे, तो जब ऑपोजिशन वहां जाती है तो कुछ ऐसी बातें इमरान खान साहब ने भी की थी। तो ऑपोजिशन का तो काम होता है, लेकिन अगर ऑपोजिशन इसी तरह से इंस्टिगेट करेगी और हुकूमत खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी तो हुकूमत गलती पर है। नहीं, देखें, खासा क्योंकि हुकूमत, ठीक कह रहे हैं आप, एक तरह से मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, हुकूमत हमेशा एक वीक विकेट पे होती है, लेकिन हुकूमत ने इस मामले को ना उलझाया है ना जिद का मसला बनाया है। प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले ट्वीट कर दिया था कि आप यकीन करें मैं जरूर आऊंगा। डॉक्टर साहब देखें किसी के साथ गम गुसारी, किसी का दर्द बांटना, आंसू पहुंचना, अगर ये ट्वीट पे करना इतना आसान होता तो दुनिया भर के अंदर ये कल्चर फरोग पा जाता कि जहां कहीं कोई फोतगी होगी, किसी का प्यारा चला जाएगा, आप एक ट्वीट करें और मामला हल हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होता ना डॉक्टर साहब? नहीं, एक वज़ीर आज़म के अलावा जब पूरी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनके दरवाजे पर बैठी है। वज़ीर दाखिला गया है, 2 वफाकी वज़रा 4-5 दिन से गए हैं, और पूरा कौम और पूरा पाकिस्तान इस वक्त और जितने शहरों में मुजाहरे इसी वजह से हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को भी तो आप देखें ना। अगर डॉक्टर साहब मुझे सिंपली ये बता दें कि अब ये मामला डिफ्यूज कैसे होगा? पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त धरने जारी है, ट्रैफिक बुरी तरह से जैम है, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, निजाम दरहम बरम दिखाई दे रहा है। इसको डिफ्यूज हुकूमत ने करना है। अगर वजीर आजम अपनी जिद पर और हरदर्मी पर कायम रहेंगे तो ये नहीं होगा सर। ये कैसे डिफ्यूज होगा? वजीर आजम तो जिद पर नहीं है ना हरदर्मी पर है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अभी भी एक आला पैमाने की मीटिंग चल रही है, ये मामला फौरी तौर पर डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि चौधरी शुजात ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी क्यों बजा दी है। इस आम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। साथ ही उन्होंने हालात से खबरदार करते हुए चंद अहम मशवरे भी दे डाले हैं। सरबराह काफ लीग ने हुकूमत को 1 साल के लिए तमाम मंसूबे तर्क करके सिर्फ गुर्बत दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अगले 2.5 साल अवाम की मुश्किलात खत्म करने को एक चैलेंज के तौर पर ले और तमाम सियासी और जाती मसलहतें बुलाकर सिर्फ और सिर्फ अवाम के असल मसाइल को दूर करने की तरफ तवज्जो दे।
चौधरी शुजात हुसैन ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत असल डगर से हटकर गोरख धंधे में पड़ गई तो इसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं, क्योंकि जो लावा गरीब आदमी के अंदर पक रहा है उसकी जद में ना सिर्फ हुक्मरान बल्कि तमाम सियासतदान आएंगे। सरबराह काफ लीग ने हुकूमत को आम आदमी, दिहाड़ीदार, मजदूरों और तनख्वाहदार तबके के मसाइल हल करने का मशवरा दिया है। चौधरी शुजात हुसैन को हुकूमत को मशवरा क्यों देना पड़ा है, अवामी मसाइल पर तवज्जो ना देना हुकूमत के लिए महंगा क्यों साबित हो सकता है, सरबराह काफ लीग को हालात का जो इदराक है वो क्यों है कि हालात की संगीनी बढ़ रही है और यही वजह है कि वो हुकूमत को बर वक्त खबरदार भी कर रहे हैं। आज ही इदारे शुमारियात की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के तिजारती खसारे में सिर्फ दिसंबर के महीने में सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के महीने में 32% इजाफा हुआ है। यही नहीं बल्कि प्लानिंग कमीशन की एक ताजा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ 7 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं। सर्वे के मुताबिक कोरोना से कबल 5 करोड़ 57 लाख 40 हजार शहरी काम कर रहे थे, जबकि लॉकडाउन के बाद यह तादाद कम होकर 3 करोड़ 50 लाख 40 हजार हो गई है। गुर्बत, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी की शरह में इजाफा, ये वो अवामिल हैं जो हुकूमत की नाकामी की निशानदेही करते हैं। क्या हुकूमत की अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ को इन मसाइल का इदराक है? क्या काफ लीग बतौर इत्तेहादी वज़ीर आज़म को बुनियादी मसाइल के हल के लिए कायल कर सकती है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा तर्जुमान काफ लीग कामिल अली के साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके वक्त के लिए। आगा साहब, जब कभी हुकूमत मुश्किल में होती है तो चौधरी शुजात हुसैन साहब, जिनके पास एक वसी तजर्बा है, सीनियर सियासतदान हैं, गहरी नज़र रखते हैं, वो हुकूमत को मशवरा ज़रूर देते हैं और एट दिस पॉइंट इन टाइम चौधरी शुजात साहब मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत गरीब आदमी की मुश्किलात दूर करने पर अपनी तवज्जो मरकूज करे। अगले 2.5 साल बड़े इंपॉर्टेंट है और अगर ऐसा ना किया और दीगर गोरख धंधों में पड़ी रही तो खुदा ना खास्ता खतरे की घंटी भी बजा रहे हैं साथ साथ। आपको क्या लगता है, हुकूमत इस वक्त डिस्ट्रैक्ट है, असल मसले से दूर है? देखें, इस बात का की तकलीफ और दर्द हमें इसलिए उठता है कि हम मौजूदा हुकूमत के पार्टनर हैं और अलाइज हैं और हम चाहते हैं कि आम आदमी को डिलीवर किया जाए। और चौधरी शुजात हुसैन साहब पहले दिन से इमरान खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि आम आदमी की सहूलत के काम किए जाएं, उनकी फलाह के काम किए जाएं और ऐसे मंसूबे लाए जाएं जिससे आम आदमी मुस्तफीद हो और बिलखसूस महंगाई का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दुरुस्त हो, ताकि आम आदमी तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे, रिलीफ फील करे और वो आइंदा इलेक्शन में हमारी जो जमात है उसको भी और PTI को भी और इत्तेहादी जमातों को पजीराई मिले। आगा साहब, आप भी बखूबी समझते हैं कि जो चौथा साल होता है खासतौर पे हुकूमत का, वो फील्ड पॉलिटिक्स का साल होता है। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना होता है, जाके आवाम की मुश्किलात को देखना होता है और उनसे फिर जो है वो सीख करना होता है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वोट को भी। तो आपको लगता है, क्योंकि आप तो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं आगा साहब इन मामलात को, कि हुकूमत उसके लिए तैयार है और अगले इलेक्शन की तैयारी उस तरह से नहीं है? देखें, मंसूबे तो इमरान खान साहब अवामी फलाह के बड़े अच्छे अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन आम आदमी को अभी तक डिलीवर नहीं हो सका। ये पेंडेमिक के अंदर जो मामला थे उनको आम आदमी को रिलीफ देने के, उसके अंदर किसी हद तक हुकूमत कामयाब हुई, रिलीफ दिया और पॉलिसियां ऐसी बनाई जिससे कम से कम आम आदमी को तकलीफ पहुंचने का हुआ और लोगों को सहूलत मिली। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले पेट वाली बात जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए हर सूरत में, और लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलता, उसको शायद जरूरी या सस्ती नहीं मिलती, उस वक्त तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलती। और जो सिचुएशन इस वक्त बनी है और गुज़श्ता 6 रोज से हो रहा है, अगर कुछ लोग उनको, जो संजीदा लोग हैं, मशवरा देते खान साहब को कि आप इसको डिफ्यूज कर सकते हैं, तो शायद बहुत देर पहले डिफ्यूज हो चुका होता। आपको नहीं लगता कि यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत पुअर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद वजीर आजम? चौधरी शुजात हुसैन साहब पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि मशवरा जो है वो होना जरूरी है, और ये हमारी जो अलायंस थी उसका बुनियादी जो नुक्ता था, जो मुआदा था, वो भी यही था कि डे टू डे इश्यूज के ऊपर भी मशावरत होगी इत्तेहादी जमातों के दरमियान। और हमारी क़यादत तो एक सीनियर क़यादत है जिसने अपने अदवार के अंदर हमेशा डिलीवर किया है, और चौधरी परवेज लाई साहब तो वो शख्सियत है जिन्होंने अवामी फलाह के वो मंसूबे बनाए जिनको लोग गली गली याद करते हैं, और आम आदमी की फलाह के मंसूबे हैं। मजदूर बच्चों के लिए इदारे बनाए हैं,
आम आदमी की फलाह के लिए 1122 बनाई है। आप कार्डिक सर्जरी के हॉस्पिटल देख लें, ये किस तादाद में उन्होंने करीब तरीन। तो आगा साहब, आपको लगता है कि अगर आपको ऑन बोर्ड लिया जाता या आपकी सीनियर क़यादत से मुशावरत की जाती हर मामले पर, जैसे आप कह रहे हैं डे टू डे मामला पर मुशावरत होती, तो आज हालात मुख्तलिफ होते? जी, जो मुशावरत में बेहतरी आती है, हालात भी बेहतरी की तरफ जाते हैं। इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि सीनियर क़यादत के साथ बाहम मशवरा किया जाए और जो डे टू डे इश्यूज हैं उनके ऊपर एतमाद में लेके फैसले किए जाएं। पॉलिसी मेकिंग के अंदर इनपुट इत्तेहादी जमातों की ज़रूर शामिल होनी चाहिए ताकि वो एतमाद में रहें और उनकी मर्जी के मुताबिक अवामी फलाह के मंसूबे जो हैं वो बनाए जा सकें। इसमें बेहतरी आएगी। मशवरा तो वो कहते हैं कि मुसीबत के अंदर दीवार के साथ भी करना चाहिए। इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात में है और चौधरी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वो उसी तरफ किया है कि बाहम मशावरत के साथ अवामी फलाह के मंसूबे जो हैं वो सामने आने चाहिए। आम आदमी, गरीब आदमी जो है, मतवसत तबका जो है वो पिसता चला जा रहा है। वो बिजली के बिल उसे अदा नहीं होते, गैस बिल्कुल आगा साहब, बड़ी काबिल फहम बात है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि 2018 के इंतखाबात के बाद आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ अलायंस हुआ है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अलायंस जो है वो आने वाले इंतखाबात के अंदर भी हो। ये तो जाहिर है वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, लेकिन जो अगला इंतखाब है वो आपने बहैसियत जमात कंटेस्ट करना है। तो आपको क्या लगता है कि इस बैड गवर्नेंस से, मिस मैनेजमेंट से, इस डिलीवरेंस की जो इशूज हैं उससे मुस्लिम लीग काफ को, इत्तेहादियों को किन मसाइल से गुजरना पड़ेगा? देखें, ये मसाइल तो मैं समझता हूं कि चौधरी साहब जिस तरह इशारा करते हैं वो पीटीआई को भी हमसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अवाम के अंदर पजीराई नहीं मिलेगी अगर हम उनको डिलीवर नहीं करेंगे। आम आदमी की सहूलत के मंसूबे नहीं सामने आएंगे, लोगों को की मुश्किलात अगर दूर नहीं की जाएंगी तो हमारे लिए भी और पीटीआई के लिए भी मुश्किलात तो बेशुमार होंगी। लोग जो है वो माफ करने वाले नहीं होते, वो इलेक्शन में आके अपने जो कारकर्दगी है उसको जरूर देखते हैं और कारकर्दगी देख के वोट डालते हैं। यही तो एक जमहूरी तरीका है और ये पार्लिमानी तर्ज सियासत जो है उसका हिस्सा होता है कि वो इब्तदा से लेके आखिर तक हुकूमत जो है वो अवाम की मुश्किलात को हल करते हुए नजर आनी चाहिए और हल होनी चाहिए आम आदमी की मुश्किलात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा कामिल अली आगा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान को रातों को नींद क्यों नहीं आती है। इस आम मामले पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हुकूमत को इस वक्त जहां महंगाई, गुर्बत और सियासी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस वक्त वजीर आजम इमरान खान के लिए एक बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में 23 खरब 6 अरब के गर्दिशी कर्जे हैं। इन कर्जों में गुज़श्ता 5 माह में 156 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, यानी हर महीने कौमी खजाने को 31 अरब 20 करोड़ रुपए का टीका लगाया जाता रहा है। शायद यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान को रातों को नींद नहीं आती है, जिसका इदराक वजीर आजम को खुद एतराफ कर रहा है। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। अगर हमने कोई भी अवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक वो अफोर्ड भी कर सकें और साथ साथ ये जो कर्जों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाए। हुकूमती दावों के बावजूद गर्दिशी कर्जों में इजाफा क्यों हुआ, हुकूमती पॉलिसीज की नाकामी की असल वजह क्या है। वजीर आजम खुद तस्लीम करते हैं कि उन्हें गलत आदाद शुमार दिए जाते हैं। दुरुस्त आदाद शुमार के लिए अक्टूबर में ताबिश गौहर को माविन खुसूसी तैनात किया गया। उनके जिम्मे था कि वो पावर सेक्टर में मौजूद मसाइल का सुराग लगाएं, तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात का जायजा लेकर गर्दिशी कर्जे कम करें, लेकिन वो ना तो दुरुस्त आदाद शुमार का पता चला सके और ना ही वजीर आजम के लिए पुरसुकून नींद का एहतमाम हो सका। हुकूमत IPPs और गर्दिशी कर्जों में इजाफे की जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों पर डालती रही है। सवाल यह पैदा होता है कि 2.5 सालों बाद भी क्या इल्जाम साबिका हुकूमतों पर आयद किया जाएगा। ताबिश गौर से पहले 16 अगस्त 2020 को IPP से नए मुआहिदों की खुशखबरी सुनाई, लेकिन इन दावों के बावजूद मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते रहे। पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जों का जायजा लिया जाए तो 30 जून 2018 यानी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का गर्दिशी कर्ज 11 खरब 48 अरब था, जो कि अब सिर्फ 2.5 सालों में 23 खरब 6 अरब हो गया है। हुकूमत के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में इजाफे की बड़ी वजह पब्लिक सेक्टर में नाकिस हिकमत अमली है।
गर्दिशी कर्जों के 156 अरब रुपए के इजाफे में सब्सिडी की अदम अदायगी, IPPs को सूद की अदायगी में ताखीर, दीगर मार्कअप्स और के इलेक्ट्रिक की जानिब से माहाना और सेमाही निर्ख एडजस्टमेंट में ताखीर है। हुकूमत को तजवीज़ दी गई कि सब्सिडीज़ के लिए 317 अरब मख्तस किए जाएं, लेकिन वजारत खजाना ने 144 अरब मख्तस किए, यूँ 177 अरब का फ़र्क छोड़ दिया गया। इस वक्त जब पाकिस्तान में तवानाई की दीगर ज़राए दस्तियाब, लेकिन जानबूझकर महंगे ज़राए से बिजली तैयार की गई, सिर्फ दिसंबर के महीने में फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त में 108% इजाफा हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि गर्दिशी कर्जों में इजाफे और महंगे ज़राए से बिजली की तैयारी से आम आदमी को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। हुकूमत इस वक्त गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का मंसूबा बना रही है। इसी तरह महंगे ज़राए से बिजली तैयारी का बोझ भी सारिफीन पर मुंतकिल होगा। क्या इस तरीक़ाकार के जरिए पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जों का बोझ कम किया जा सकता है? IPPs के साथ मुआहिदों के दावों के बावजूद महंगी बिजली क्यों तैयार हो रही है? क्या हुकूमत IPPs के हाथों ब्लैकमेल हो रही है? और मुस्तकबिल करीब में गर्दिशी कर्जों का बोझ कितना बढ़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका कोशिश करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि सर्कुलर डेट सिर्फ नवंबर के महीने में बढ़कर 2.036 ट्रिलियन हो गया है। एक तरफ बतदरीज बिजली के नरखों में इजाफा हो रहा है, यानी आवाम के जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। एक तरफ नरखों में इजाफा, दूसरी तरफ सर्कुलर डेट में इजाफा। अगर बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं तो फिर सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रहा है? उसको तो कम होना चाहिए था। जी, सवाल बड़ा उम्दा किया आपने कि आपकी और मेरी जेब से निकल रहे हैं तो आखिर कहाँ जा रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मईशत की जो बुनियाद है वो उस मुल्क का पावर सेक्टर होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी और मुल्क हो। आप मईशत की तामीर, मईशत की एक बिल्डिंग की तामीर, इमारत की तामीर नहीं कर सकते जब तक उसकी बुनियाद स्ट्रांग ना हो, और बुनियाद पावर सेक्टर है। और आपने जैसे कहा कि एक बहुत बड़ा इशारिया हमारे पावर सेक्टर का कि वो बहुत ही कमज़ोर है और कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होता चला जा रहा है, वो सर्कुलर डेट का एक इशारिया है। कोई 1100 अरब था अगस्त 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी, अब वो कहीं 2300 अरब पे पहुंच गया है। तो आप देखिए कि अगर आपकी मेरी जेब से निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है। 3 बहुत बड़े होल्स हैं, सुराख हैं हमारे पावर सेक्टर के अंदर। एक तो महंगी बिजली, जो IPPs के साथ PMLN हुकूमत के दौरान कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, वो बड़ी महंगी बिजली के किए गए थे। एक तो हिस्सा वो बनता है जो सर्कुलर डेट में चला जाता है। दूसरा है बिजली की चोरी, यानी कि 15-20 कई इलाकों में 25-30% तक भी बिजली जो है वो चोरी हो रही है। तो वो एक दूसरा हिस्सा बन जाता है सर्कुलर डेट का। और तीसरा हिस्सा उसका बनता है जो बिल वसूल नहीं किए जाते, यानी कि 10% तकरीबन ऐसे बिल हैं जो हमारी कंपनीज हैं, बिजली की कंपनीज, वो बिल भेजती हैं लेकिन वो बिल वसूल नहीं किए जाते। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 यूनिट बनाए, उसमें से 15-20 जो हैं वो चोरी हो गए। तकरीबन 10 यूनिट ऐसे हैं जो आप बिल करते हैं, आपको मिलता नहीं। डॉक्टर साहब, जिन मसाइल की आप निशानदेही कर रहे हैं, यकीनन ये मसाइल बड़े गंभीर हैं और साल हर साल से चले आते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा एजेंडा इदारा जाती इस्लाहात था। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि तवानाई सेक्टर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लाहात मुतारिफ कराने में नाकाम रही है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। पूरा 2020 का जो साल गुजर गया उसमें हमें पावर डिवीजन वाले जो हैं वो यही बता रहे थे कि बहुत इस्लाहात कर दी गई हैं और जो 40 अरब रुपया माहाना सर्कुलर डेट में जमा हो रहा था वो 10 बिलियन पे ले आए हैं। फिर आपने देखा कि दिसंबर के महीने में 2020 में वज़ीर आज़म साहब खुद आए और उन्होंने बताया कि जी हमें तो सारे अदाद शुमारी गलत दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त ज़मीनी हकीकत ये है कि वो जो 3 जुज़ मैंने बताए थे उनको आप जमा कर लें तो तकरीबन 1.25 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा रोजाना का जमा हो रहा है, यानी कि तकरीबन 40 अरब रुपए का। और इस्लाहात किसी किस्म की नहीं आई, क्योंकि जो इस्लाहात जिनका जिक्र किया गया था, ना चोरी कम हुई है, ना महंगी बिजली जो है उसके रेट रीनेगोशिएट किए गए हैं, और ना ही जो बिजली के बिलों की वसूली नहीं हो पा रही थी जो 10% पे थी वो अभी वहीं की वहीं बैठी है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि IPPs के साथ जो मुआहिदे हैं उनको असर नौ देखना, MOUs को दोबारा से दस्तखत करना, उनको निगोशिएट करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कह रही थी कि IPPs के साथ दोबारा से मुज़ाकरात हो रहे हैं और जल्द खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि IPPs ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और वो हुकूमती शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये समझा जाए जैसे इमरान खान साहब दीगर सेक्टर्स में माफिया का जिक्र करते हैं, ऐसे ही तवानाई सेक्टर का माफिया हुकूमत को नहीं चलने देगा? देखिए, जिस चीज की कीमत बढ़ रही होती है वहां कहा जाता है कि ये माफिया जो है वो कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं, और जिनको माफिया कहा जाता है
आप देखिए कि वो अरबों रुपया जो है वो आपकी और मेरी जेब से जो निकलता है वो उनकी जेब में मुंतकिल हो जाता है। तो मेरा तो ख्याल है कि जो लोग जिनको माफिया कहा जाता है वो तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि जिसको भी माफिया कहा जाता है वो अरबों रुपया बना लेता है, चाहे उसका पब्लिक में, उसका मीडिया में नाम खराब जरूर हो जाता है, लेकिन अरबों रुपया बन जाता है। आटे की कीमत बढ़ती है तो कहा जाता है माफिया कर रही है, चीनी की कीमत बढ़ती है तो माफिया कर रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो माफिया कर रही है, बिजली की कीमत बढ़ती है तो माफिया कर रही है। तो आखिर ये माफिया क्या बला है? मैं ये समझता हूँ माफिया वाफिया कोई चीज नहीं है, ये रियली स्केप गोटिंग है। आप कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहे हैं। ये असल बात जो है ये आपकी पॉलिसी का फुकदान है, आपकी पॉलिसी का फेलियर है, हुकूमत की पॉलिसी का फेलियर है, और नाम उसको हुकूमत दे देती है माफिया का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी सारिफीन के लिए किस कदर खतरनाक है और ये खतरा क्यों पैदा हो रहा है। इस अहम मामले पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। दुनिया भर के 2 अरब 50 करोड़ सोशल मीडिया सारिफीन एक नई परेशानी से दोचार हो गए। उन्हें यह परेशानी व्हाट्सएप की जानिब से नई पॉलिसी के ऐलान से लाहक हुई है। इस वक्त 39% पाकिस्तानी यानी 8 करोड़ से जायद शहरी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन 8 करोड़ पाकिस्तानियों को भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए नई पॉलिसी से इत्तफाक करना होगा। नई पॉलिसी कबूल करने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त दिया गया है ताकि वो सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सके। अब व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के चंद अहम नकात आपके सामने रखते हैं कि यह पॉलिसी दरअसल है क्या। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप सारिफीन का डेटा ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि इसे फेसबुक के साथ शेयर भी करेगा। व्हाट्सएप सारिफीन के मोबाइल फोन के बैटरी लेवल, ऐप वर्जन, मोबाइल नंबर, मोबाइल ऑपरेटर और आईपी एड्रेस समेत दीगर अहम मालूमात भी हासिल करेगा। यही नहीं बल्कि इसके अलावा जुबान, टाइम जोन, डिवाइस ऑपरेशन की मालूमात और शनाख्ती मालूमात भी शामिल है। एक ही डिवाइस या अकाउंट से वाबस्ता फेसबुक कंपनी की दीगर मसनूआत की मालूमात भी महफूज की जाएंगी और आईपी एड्रेस भी एक्सेस हो सकेगा। अगर कोई सारिफ अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट किए बगैर व्हाट्सएप सिर्फ मोबाइल से डिलीट करता है तो उसकी मालूमात महफूज रहेंगी, यानी व्हाट्सएप डिलीट करने के बाद भी आपकी मालूमात महफूज नहीं रहेंगी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि व्हाट्सएप अपनी इस पॉलिसी में तब्दीली क्यों ला रहा है। इस पॉलिसी से सारिफीन के डेटा पर क्या असरात मरतब होंगे? क्या सारिफीन का डेटा गैर महफूज हो जाएगा? क्या सारिफीन को व्हाट्सएप के मुतबादिल कोई मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करनी चाहिए? फेसबुक ने मकबूल तरीन ऐप व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा था और खदशा है कि अब फेसबुक व्हाट्सएप सारिफीन का डेटा इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यानी जो पेरेंट ऐप है वो तो फेसबुक है और फेसबुक ने व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारा डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है। अब फेसबुक इस डेटा को इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि ये उसके लिए एक सोने की कान है। इसके अलावा मुमकिन तौर पर सारिफीन का डेटा बेचा भी जा सकता है। व्हाट्सएप के मुतबादिल मैसेजिंग ऐप्स के हवाले से भी आईटी माहिरीन अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा। इस वक्त टेलीग्राम भी दुनिया भर में मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दों के इस्तेमाल के बायस इस ऐप पर पाबंदी है। माहिरीन के मुताबिक टेलीग्राम के मालिकान के हवाले से कोई भी मुसद्दका इतलात नहीं है, इसलिए इस पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि व्हाट्सएप की हालिया पॉलिसी को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि कंपनी 8 फरवरी से कबल अपनी नई पॉलिसी पर नहीं कर सकती है और इसी तरह से सारिफीन के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।